जागृति जी, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये इस बात को भी देखते हैं कि किस प्रकार का खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है और उसकी गुणवत्ता क्या है। अभी हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की बात सरकार कह रही है। अभी जिस तरीके का चावल ये देने वाले हैं, उस चावल का आटा बनाएंगे और फिर आटे से फिर चावल बनाएंगे, तो ये जो चावल की गुणवत्ता है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अब तो ये काम पहले तो छोटे जो राइस मिल के मालिक हुआ करते थे उनको दिया जाता था, और अब तो टाटा जैसी कंपनी भी इस पर आ रही है। तो इसका असर बच्चों पर, महिलाओं पर क्या पड़ने वाला है, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी धन्यवाद आराधना जी, बहुत जरूरी विषय उठाया है आपने। मैं पिछले 25 सालों से बनारस के बुनकरों और महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में काम कर रही हूँ, तो मैं कुपोषण को और भुखमरी को बहुत करीब से मैंने देखा है और उसकी भयावहता देखी है। बुनकरों के बीच में टीबी और उनके बच्चों के बीच में कुपोषण की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों और महिलाओं के में एनीमिया की, जिसकी कोई हद नहीं। और वो लोग हैं जो बनारसी साड़ी बनाते हैं। तो मैंने बहुत करीब से उस विभीषिका को देखा है, जबकि आंगनवाड़ी है और पीडीएस सिस्टम है, ये सारा कुछ होते हुए भी जिस लेवल पे भुखमरी की हालत है, तो ये बहुत एक तरह का ये साइलेंट इमरजेंसी की कंडीशन है। आप इसको छोटा मोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि इस देश में अभी जो अनाज के कंजम्पशन की रेट है ना, वो है जो आजादी के पहले बंगाल अकाल के टाइम पे जो हुआ करती थी। अगर आप जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, नो डाउट उत्पादन बढ़ा है, किसानों की देन है कि हम अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन जब आप कंजम्पशन के स्तर पर देखेंगे तो लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है। महंगाई की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे हैं अनाज को। आप देखेंगे लोगों की थाली से, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं मोदी जी के क्योटो बनाए जा रहे बनारस के विकास की बात कर रही हूँ। मैंने देखा है कि वो हल्दी वाला चावल पीला जिसमें नमक सिर्फ पड़ा होता है, या एक मुट्ठी कहीं से मिल गया अगर तो दाल या सोयाबीन पड़ा होता है, वो चावल खा के लोग दिन बिताते हैं। और ऐसे बच्चे हमारे सेंटर्स पे आते हैं जिनको सिर्फ एक टाइम रोटी और चटनी खाने को मिलता है, दूसरा कुछ डाइट उनके घर में नहीं आता है। तो ये स्थिति में भी आज हिंदुस्तान में लोग हैं और बच्चे हैं, बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ की जो पॉलिसी है, उसमें लोगों को बाहर किया जाता है। राशन की दुकानों में भी राशन की जो संख्या है देने वालों की, उनको कैसे कम कर दिया जाए, कैसे बाहर कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था ज्यादा रहती है। अभी उसमें मतलब ये हाल हो गया कि अंगूठे निशान लेके आप सिस्टम लगा करके तब आपको मिलेगा। मनरेगा मजदूर की बात करें जो सबसे गरीब तबका है, तो उसके 20 दिन से ज्यादा एवरेज नहीं है। यूपी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे उनको मजदूरी मिलती हो, साल में 3,000 रुपए ही तो आता है कुल मिलाकर के एक महीने में। अगर आप मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी आप देख लीजिए, पूरे साल में 100 दिन की मजदूरी से कोई कैसे खाएगा और कैसे चलाएगा अपने घर को। और वो 100 दिन भी पूरे नहीं होते हैं ना, उनको 200 रुपए से ज्यादा अभी तक उनकी वेज बढ़ाई गई है। तो सवाल केवल उसका नहीं है, आप लोगों को काम ही नहीं दोगे, रोजगार ही नहीं दोगे, और उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी, उनकी जो मजदूरी या उनके जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी कीमत नहीं होगी, तो वो कहाँ से अनाज लेकर के खाएंगे। और दालें, जिस तरह से आप सब्जी, मैं आगे बात करूं अगर, तो सब्जी का दाम देख लीजिए इस समय, मध्यम वर्ग हम जैसे लोग भी खरीदने में रूह कांप जा रही है, इतनी महंगी है सब्जियां। 120 रुपए टमाटर मिल रहा है, आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज 60 रुपए किलो मिल रही है। गरीब आदमी हरी सब्जी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सब्जी 40 रुपए 50 रुपए पाव से नीचे नहीं मिल रही है, और वो कैसे खाएगा। आप नॉनवेज वॉनवेज की तो बात जाने दीजिए, जो एक आदमी जो 200 रुपए कमा करके या 100 रुपए कमा के दिन भर में आ रहा है, या उससे भी कम कमा रहा है, वो कैसे खाना खिलाएगा अपने बच्चों को और कैसे खुद खाएगा। 2 किलो या 5 किलो राशन क्या काम आता है बताइए। आप खुद सोच के देखिए कि 5 किलो राशन एक आदमी पे दे रहे हैं, तो क्या महीने भर एक आदमी 5 किलो राशन खाता है। आपने तो खुद को पोषण की व्यवस्था बना रखी है, भुखमरी की व्यवस्था बना रखी है, आप उस पर भी नाज करते हो कि 5 किलो राशन।
5 किलो राशन एक आदमी का कंजम्पशन होता है क्या? अगर उसकी क्रय शक्ति नहीं है बाजार से खरीदने की तो वो कैसे चलाएगा? वो केवल सप्लीमेंट्री अनाज है, वो केवल उसके उसमें थोड़ा सा ऐड करने के लिए है, वो उसका भोजन नहीं है, उसका पूरा भोजन नहीं चल रहा है। 10,000 से नीचे में 4 आदमी का परिवार आज दाल चावल रोटी सब्जी भी नहीं खा सकता है। फल और दूध की तो बात ही जाने दीजिए, दूध का पैसा जो है, जो दूध की जो का दाम है, डेयरी का दाम अगर कहें तो अमूल के हर इस साल खासकर चुनाव के समय के बाद यूपी में इतना महंगा किया गया है कि दूध जो लोग 1 लीटर लेते हैं तो वो आधा लीटर लेने लगे, या 10 रुपए का पैकेट लाना पड़ा इनको, 10 रुपए में एक 2 कप चाय बनाने लायक दूध मिलता है, वो खरीदते हैं गरीब लोग, नहीं खाते, उनके घरों में ये चीजें नहीं आती हैं। अब यही उपाय है, तो ये कुपोषण की स्थिति तो है, ये भुखमरी की स्थिति तो है। आप मोटा अनाज पकड़ा करके या कुछ 2, 4, 10 किलो देके उनको तेल 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो तेल कहाँ से खरीदेगा वो आदमी? और उसके पेट में अगर वो चीजें नहीं जा रही है तो वो कुपोषित ही रहने वाला है, एनीमिक ही रहने वाला है। औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने बच्चों को खिलाएंगी कि अब खुद खाएंगी। तो ये चीजें हैं, और मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो लोग झंडा धर्म का लेकर के और धर्म की राजनीति कर रहे हैं और बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं कि दूसरे धर्मों में खराब है, मैं आज भी यहाँ पे देखती हूँ बारीकी से, अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो आप देखेंगे कि सिखों का जो धर्म स्थान है वहां पे आप जानते ही हैं कि सारे गुरुद्वारों में लंगर चलता है और वहां कोई भी जाकर के खाना खा सकता है। आप उसी तरह से मदरसों के पास या मस्जिदों के पास भी आप देखेंगे, या इवन जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां पे होटल या रेस्टोरेंट जो चलते हैं वो वहां लाइनें लगी रहती है। बनारस की बात कर रही हूँ, जहाँ लोग बचा हुआ खाना जो होटलों का आता है शाम को लेने के लिए टूट पड़ते हैं, बैठे होते हैं और उनको मुफ्त में वैसे ही दिया जाता है। लेकिन आप इनका जो ये झंडा उठा के लहराते रहते हैं इतना रात दिन और इतनी कट्टरता दिखाते हैं धर्म के प्रति, इनका कोई एक जगह बता दीजिए, कोई एक मंदिर बता दीजिए, व्यवस्था बता दीजिए जहाँ पे गरीब आदमी को 2 रुपए में 5 रुपए में टिकट कटा के खाना मिलता हो। और कौन किस किस तरह की धर्म की बात कर रहे हो आप, जहाँ भूखे को खाना भी खिलाने की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो? आप मंदिरों से कमाई कर रहे हो, हर मंदिर में जो अकूत संपदा है और जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उस कमाई पे आपकी निगाह है, उसको कैसे बढ़ा दें, टिकट लगा दें। पर प्रसाद के नाम पे इतना पैसा लूटा जा रहा है, 200-200 400-400 रुपए का लड्डू का छोटा सा पैकेट पकड़ाते हैं, हर आदमी आके यहाँ लूटता है जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो ये सारा सिस्टम करने वाले लोग कैसे अपने आप को कौन से धर्म की बात करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और सीधी सी बात है कि आप मनरेगा की मजदूरी बढ़ाइए, लोगों को के हाथ में रोजगार दीजिए, और नहीं तो जो बहुत अच्छा राहुल जी बात करते हैं न्याय योजना की, हर परिवार को हर खाते में महिला के नाम पे जो भी हो 7,500 कम से कम मिलना चाहिए अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो, और उसके घर में अगर दिक्कत है तो इस तरह की योजनाओं की आज जरूरत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है और उसका कोई सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि जिंदा इंसान को भोजन तो चाहिए ही। और जब इतने बड़े पैमाने पे इस तरह की दिक्कतें हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार ने झुणका भाकर केंद्र चालू किया था, सस्ता भोजन के नाम पे स्टेशनों पे भी चालू घोषणाएं हुई थी कि 15 रुपए 20 रुपए में पैकेट मिलेगा, लेकिन वो कुछ भी काम करता हुआ दिखता नहीं है। उन सब चीजों को एकदम दोयम दर्जे का या प्रियोरिटी पे कभी नहीं रखा जाता है। जो क्वालिटी भोजन मिलना चाहिए, जिस तरह से शहरी गरीबों को खास करके बहुत बुरी हालत है, मैं शहर में ज्यादा काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को इस तरह के केंद्रों की बेहद जरूरत है जहाँ पे भरपेट खाना मिल सके, लोगों को सर्वाइवल का सवाल है उनके लिए उस तरह से। और बड़ी संख्या में लोग इसलिए जो है मतलब भीख मांगने की हालत में जा रहे हैं। गांव गांव में आपको ऐसे 25-50 परिवार मिल जाएंगे जिनके पास आज की डेट में नहीं है अनाज, नहीं है खरीदने की क्रय शक्ति, वो दूध फल तेल घी कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको 2 टाइम दाल और चावल या रोटी और सब्जी भी मिलना मुहाल हो रहा है। तो ये सच्चाई है, और इससे चाहे जितना इसको अपनी बदनामी बोल के और मुंह ढकने की कोशिश करें या उसको नेग्लेक्ट करने के लिए जनगणना ही न कराएं, लेकिन ये सच्चाई है इस देश की। और आप देखेंगे आदिवासी इलाकों में और ज्यादा बुरी हालत है वहां पे, कि वो अभी भी उसी पे डिपेंड है कि उनके घर के आसपास जो पत्ते पेड़ पौधे हैं उससे कुछ खाने को मिल जाए, तो इस तरह से जिंदा है लोग, और ये बड़ी संख्या है। तो ऐसे में अनाज की बर्बादी, गोदामों में अनाज का सड़ना और इस तरह का चीज तो मैं सीधे मानती हूँ कि नौकरशाहों की और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी हो या मंत्री हो, इनको
सजा होनी चाहिए, ये अपराध होना चाहिए इस देश में। बापू ने भी ये कहा था कि एक दाना भी अगर इस देश के 140 करोड़ लोग बर्बाद करेंगे तो सोचिए आप कितना ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो हम सबको एक समय ऐसा भी आया था कि इस देश में लोग जो है एक टाइम खाना खाने की कसम दिलाई थी प्रधानमंत्री ने। तो हम लोग इसी तरह के दौर से निकल रहे हैं, और ये चीज शायद उन लोगों को चकाचौंध में नहीं दिखाई दे रही है, जो लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी 8 लेन की सड़कें बन जाने से विकास हो जाता है। उनको इंसानी विकास और इंसानी जो विकास के जो मानदंड हैं उन पे वो कतई कहीं भी खरे उतरने को तैयार नहीं है, ना उनकी चिंता का विषय है ये। और इसीलिए मैं इस विकास के मॉडल को पूरी तरह खारिज मानती हूँ, क्योंकि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सारे इंडेक्स है उस पे हिंदुस्तान लगातार पिछड़ रहा है, और अगर भी आगे भी पिछड़ेगा अगर हम इन पॉलिसीज को दोबारा रिवाइव नहीं करते हैं। धन्यवाद। कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि सरकार चाहे तो पॉलिसी बदल सकती है, यदि सरकार चाहे तो लोगों को रोजगार दिलवा सकती है, और ये सरकार जो है वो उसके पास में पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रही है। और शायद मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है, मोदी सरकार को हटा देंगे और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी या दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो ऐसा करेगी। लेकिन मैं इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, वो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है कॉरपोरेट की तरफ, क्योंकि कॉरपोरेट जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनके ही समर्थन के साथ ये सरकार बनती है। तो ये सरकारें पीपल फ्रेंडली सरकारें नहीं हैं, और ये ऐसा करना चाहेंगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि किसी भी देश की सरकार अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को इतनी ज्यादा लिंक्ड है कि जब तक आप वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने आप को उससे डीलिंक करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो फाइनेंस कैपिटल है, जो कि आज पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे राज्य कर रहा है, डेट की जो मैग्नीट्यूड है वो जीडीपी की मैग्नीट्यूड से 3 गुना ज्यादा है। तो पूरे फाइनेंस के ऊपर ये वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, और हमारा भी जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। तो जब तक हम उनसे छुटकारा नहीं पाते तब तक हमारी सरकार के पास ये फ्रीडम ही नहीं रहेगा कि वो जनहित की बात करे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि सरकार का कैरेक्टर क्या है और किस पैमाने पे जन आंदोलन चाहिए जो कि एक पीपल फ्रेंडली सरकार को ला सके और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डीलिंक करके एक मिसाल कायम कर सके, जो हिंदुस्तान कर सकता है क्योंकि हमारी जनसंख्या और हमारे रिसोर्सेज इतने हैं। लेकिन जन आंदोलन कैसे आएगा और कौन लाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।